वो दोनों लड़के नौजवान थे, दोनों के बीच मामा भांजे का रिश्ता था और वो दोनों ही किराए के मकान में रहते थे। जिस मकान में वो रहते थे, ऊपरी हिस्से में वो किराए पर रहते और नीचे मकान मालिक का परिवार रहता था। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना और पूरी खबर को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब आप इस पर ध्यान देंगे तो यकीन जानिए इस पूरी खबर में, इस पूरी कहानी में बड़े बड़े मोड़ हैं जो पुलिस की तफ्तीश में आते हैं सामने। और सबसे अहम बात तो ये है कि इस खबर को देखने के बाद आप अपना कमरा या मकान किसी को भी किराए पर देने से पहले 100 बार सोचेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लड़के के जो मामा थे वो भगवान में बहुत आस्था रखते थे। फिर एक दिन वो बोरियों में भरकर मिट्टी लेकर आए और उसे छत पर चढ़ाने लगे। जब वो बोरियां लेकर जा रहे थे तो मकान मालिक ने उन्हें रोक लिया। मकान मालिक ने पूछा, भाई ये इतनी सारी मिट्टी तुम कहाँ लेकर जा रहे हो और क्या छत पर कूड़ा इकट्ठा करोगे, गंदगी फैलाओगे? तो मामा जी पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते थे, भगवान में बड़ी आस्था थी, मकान मालिक भी उनकी बहुत इज्जत करता था। तो उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ ऊपर छत पर तुलसी के पौधे लगाना चाहता हूँ और मैं रोज़ाना उसकी पूजा करूँगा। तुलसी के पौधे लगाने की बात थी, लिहाजा मकान मालिक ने भी मना नहीं किया और मामा जी सारी मिट्टी चढ़ाकर ऊपर छत पर ले गए। पूरी मेहनत और मशक्क़त के बाद छत पर मिट्टी चढ़ाई गई। फिर 5 से 6 फीट के एरिया में मिट्टी को ढेर किया गया और फिर इस पर तुलसी के पौधे लगा दिए गए। अगले ही दिन से तुलसी के पौधों को जल चढ़ाने की कार्यक्रम शुरू हो गया। मामा जो थे, लड़के के मामा जो किराए पर रहते थे, वो रोज़ाना जल चढ़ाते थे और कभी कभी मकान मालिक भी आकर जल चढ़ाया करते थे। तो ये कुछ दिनों तक लगातार ये मामला चलता रहा। फिर एक दिन अचानक लड़के के जो मामा थे वो कमरा खाली करके चले गए। मकान खाली हो चुका था और छत पर तुलसी के पौधे लगे हुए थे। लिहाजा मकान मालिक ने खुद ही तुलसी के पौधों पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया, उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक मकान मालिक उसकी देखभाल करते रहे। फिर एक दिन अचानक रात में तेज़ बारिश होती है, रात भर बारिश हुई और फिर जो है सुबह बारिश रुक गई। तो रात में जब बारिश हुई तो हुआ क्या कि कुछ जो जिस मिट्टी के ढेर पर तुलसी के पौधे उगाए गए थे वो मिट्टी थोड़ी सी बह गई। तो मकान मालिक ने सोचा सुबह का वक्त है, चलो मैं पेड़ भी देख लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं पेड़ वेड़ बह गया हो या टूट गए हो, और जल भी चढ़ाना था। तो मकान मालिक बड़ी बेफिक्री के साथ अपनी छत पर जाते हैं, लेकिन छत का मंजर देख के यकीन जानिए मकान मालिक की मतलब चीखें निकल गई। दरअसल जो मिट्टी का ढेर था जिस पर तुलसी के पौधे उगाए गए थे, उस मिट्टी के ढेर से एक इंसानी लाश बाहर की तरफ निकला हुआ था, जो कि पूरी तरह सड़ा हुआ था। अब आप सोचिए कि अगर आपकी छत पर अचानक किसी की लाश निकाला है, किसी अनजान इंसान की लाश निकाला, वो भी सड़ी हुई, तो आप पर क्या गुजरेगी? ठीक वही हालात इस वक्त उस मकान मालिक के साथ हो रहे थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मामला दिल्ली के द्वारका थाना इलाके का है, जहाँ 9 अक्टूबर साल 2018 के रोज़ एक मकान की छत पर हाथ निकलता है। वो हाथ तुलसी के पौधों के नीचे से निकला था, लिहाजा उसे देखकर मकान मालिक की हालत ख़राब हो जाती है। मकान मालिक तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है और डरते डरते पुलिस को बताता है कि साहब मेरे घर आ जाइए, क्योंकि मेरी छत पर अचानक तुलसी के पौधों के नीचे से एक इंसान का हाथ निकल आया है जो कि सड़ा हुआ है। पुलिस उस इंसान की बात सुनती है, मकान मालिक की बात सुनती है, तो पुलिस को भी बहुत अजीब लगता है। पुलिस सोचती है कि शायद उस शख्स को वहम हो गया है, लेकिन वो शख्स बार बार पुलिस से कहता है कि आप आ जाइए, एक बार देख लीजिए आकर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। लिहाजा पुलिस भी सोचती है कि चलो अब चल के देखने में कोई हर्ज तो है नहीं, लिहाजा पुलिस भी चल देती है। कुछ पुलिस वाले उस आदमी के घर पहुंचते हैं और छत पर जाते हैं, लेकिन जब छत पर पहुंचते हैं और वहां छत का जब मंजर देखते हैं तो वाकई पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सच था कि तुलसी के पेड़ों के नीचे जो मिट्टी का ढेर था उससे एक हाथ इंसान का बाहर निकला हुआ था जो कि सड़ा हुआ था। पुलिस तुरंत ही पौधों को हटवाती है और धीरे धीरे मिट्टी को हटाना शुरू किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी का ढेर हटता है वैसे वैसे मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता चला जाता है।
क्योंकि उस मिट्टी के ढेर के नीचे सिर्फ एक हाथ नहीं था, बल्कि एक पूरे इंसान की लाश थी जो सड़ चुकी थी और धीरे धीरे कंगाल में तब्दील हो रही थी, जिसे देखकर अब मकान मालिक की और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। पुलिस भी अब उस लाश को देखकर हैरान थी। दरअसल बीती रात जो बारिश हुई थी, उसी बारिश से उस मिट्टी के ढेर का कुछ हिस्सा बह गया था, जिसके बाद ये लाश का हाथ बाहर आ गया, जिसे अगली सुबह मकान मालिक ने देखा था। पुलिस ने तुरंत ही लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मकान मालिक से ही पहली पूछताछ शुरू की। मकान मालिक डरते हुए बस यही कहता रहा कि साहब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और जब पुलिस भी काफ़ी सख्त हो गई, अब मकान मालिक सच बोल रहा था। पुलिस को बातचीत और पूछताछ के दौरान ये समझ में आ गया कि मकान मालिक इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर ये लाश किसकी है और ये छत पर कैसे आ गई। अब इस बात का जवाब तो मकान मालिक ही दे सकता था और मकान मालिक भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। काफ़ी देर की पूछताछ में अचानक मकान मालिक को ख्याल आता है कि उसके घर में किराएदार रहा करते थे। लिहाजा मकान मालिक तुरंत पुलिस को बताता है कि साहब मेरे घर में 2 किराएदार रहते थे, विजयन महाराणा और जयप्रकाश नारायण। ये दोनों मामा भांजे थे, जिसमें भांजे की उम्र जयप्रकाश जो था उसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल के आसपास रही होगी और जो मामा था विजयन महाराणा उसकी एज जो थी वो तकरीबन 30 साल की रही होगी। उसी ने मिट्टी चढ़ाकर छत पर तुलसी के पौधे लगाए थे, जिसके बाद से हम सब पूजा करते थे। और फिर वो अचानक घर छोड़कर चला गया और वो उड़ीसा के रहने वाले थे और अब फ़िलहाल मुझे तो नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं। साथ ही मकान मालिक ने बताया कि जिस वक्त विजयन महाराणा यानी मामा जो था लड़के का, जब मकान को खाली कर रहा था, उस वक्त उसका भांजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मकान खाली करते वक्त विजयन अकेला था और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। लिहाजा पुलिस ने तुरंत ही विजयन के और उसके भांजे जयप्रकाश के मोबाइल नंबर उस मकान मालिक से ले लिए। पुलिस ने तुरंत ही उनको फ़ोन लगाया, लेकिन उन दोनों के ही मोबाइल नंबर स्विच ऑफ थे। अब पुलिस के सामने और मामला पेचीदा हो गया। इसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको ढूंढने के लिए छापेमारी शुरू की। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, विशाखापट्टनम, कई अलग अलग स्टेट्स, कई अलग अलग शहरों में पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस धीरे धीरे करते करते आखिरकार विजयन महाराणा के परिवार के पास पहुंच गई, लेकिन परिवार से भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकल पाई। परिवार ने भी यही बताया कि उन्हें ये पता नहीं है कि विजयन महाराणा पिछले काफ़ी अरसे से कहाँ है, क्योंकि वो घर ही नहीं आया। विजयन महाराणा और जयप्रकाश का परिवार मिल चुका था। उन दोनों ने यही बताया कि हमें नहीं पता ये दोनों मामा भांजे कहाँ हैं। पुलिस अपनी पड़ताल करती रही। फिर एक दिन अचानक पुलिस जो थी ढूंढते ढूंढते आखिरकार विजयन महाराणा की गर्लफ्रेंड तक पहुंच जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो विजयन महाराणा का पता बता देती है और उसके बाद पुलिस हैदराबाद में दबिश देते हुए विजयन महाराणा को गिरफ्तार कर लेती है और दिल्ली लेकर आती है। अब पुलिस का पहला सवाल यही था कि जिस घर में तुम किराए पर रहते थे उस घर पर लाश कहाँ से आई। पुलिस ने सीधे सीधे उससे कहा कि तुमने किसका कत्ल किया है। ये बात सुनते ही विजयन महाराणा फूट फूट कर रोने लगा। विजयन फूट फूट कर रो रहा था, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो विजयन महाराणा ने बताया कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके भांजे जयप्रकाश नारायण की है, जिसे उसने अपने हाथों से कत्ल किया था और उसकी लाश को ही उसने उस छत पर दफन किया था। विजय ने बताया लाश को जिस मिट्टी के नीचे उसने दफन किया था उसी पर उसने तुलसी के पौधे लगाए थे और वो लाश उसके भांजे की थी। विजय ने पुलिस को बताया कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उन दोनों के बीच पहले दोस्ती होती है, फिर मोहब्बत हो जाती है। वो दोनों अक्सर मिलते थे और वो विजयन जो था उस लड़की का खर्च भी उठाता था, अपनी गर्लफ्रेंड का खर्च भी उठाता था। विजयन उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कई साल रिश्ता नॉर्मल चलने के बाद अचानक वो लड़की जो थी विजयन को अवॉइड करने लगती है। उन दोनों के बीच बातचीत कम होने लगती है और लड़की की इस तरह की बेरुखी विजयन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिससे विजयन काफ़ी परेशान भी था। इसी बीच भांजे जयप्रकाश नारायण के रिश्ते एक लड़की से हो जाते हैं। एक लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, जिससे वो घंटों घंटों बात किया करता था। वो बहुत खुश था। विजय ने बताया कि मैं जब अपने भांजे को खुश देखता था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो उस लड़की के बारे में कुछ बताता नहीं था। विजय ने भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाई, लेकिन उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी ज़रूर थी कि आखिर कौन सी ऐसी लड़की है जो मेरे भांजे को इतना प्यार करती है और मेरा भांजा इतना खुश है। फिर एक दिन जब जयप्रकाश घर पर नहीं था
तो विजयन ने जयप्रकाश नारायण का मोबाइल चेक कर लिया और जब चुपचाप वो मोबाइल को चेक करता है तो उसके अंदर उस लड़की के फ़ोटोज़ और टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, जिन्हें देखकर विजयन महाराणा का होश उड़ जाता है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं थी, भांजे की जो गर्लफ्रेंड थी वो कोई और लड़की नहीं थी, बल्कि वही लड़की थी जिससे विजयन प्यार करता था और शादी करना चाहता था। भांजे की गर्लफ्रेंड के नाम का खुलासा होते ही विजयन की आंखों में खून उतर आया। विजय ने कहा कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरा भांजा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करे। लिहाजा रात के वक्त जब भांजा सो गया, यानी जयप्रकाश नारायण जब सो गया, तो विजयन ने मोटर की तार से उसका गला घोंट दिया और कुछ देर तड़पने के बाद जयप्रकाश नारायण ने दम तोड़ दिया। भांजे का कत्ल हो चुका था, महाराज विजयन उसका कत्ल कर चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, क्योंकि 27-28 साल का लहीम शहीम लड़के की लाश को अगर वो लेकर यूं ही निकलता रिहायशी इलाके में तो उसे दिक्कत हो सकती थी, हो सकता है पुलिस भी पकड़ लेती। लिहाजा विजयन ने उस लाश को अपने कमरे में ही छुपा कर रखा और अगली ही सुबह उसने बहुत सारी मिट्टी को अपने छत पर चढ़ाया। फिर उस लाश को छत के एक हिस्से में रख देता है विजयन, उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी डाल देता है, पूरी तरह से उसको पाट देता है अच्छे से, और फिर उसके ऊपर तुलसी के पौधे उगा देता है, उसके ऊपर तुलसी के पौधे बो देता है और रोज़ाना उन्हीं तुलसी के पौधों की वो पूजा शुरू कर देता है, जिसकी पूजा उसके जाने के बाद मकान मालिक भी कर रहे थे। और उसी तुलसी के पौधों की मिट्टी के ढेर के नीचे से ही जयप्रकाश नारायण की लाश बरामद की जाती है। विजयन को पता था कि बारिश का मौसम जब शुरू होगा तो उसका राज बेपर्दा ज़रूर हो जाएगा, लिहाजा वो बारिश से पहले ही उसने मकान खाली कर दिया। और फिर एक दिन तेज़ बारिश होती है और लाश बाहर आ जाती है। विजयन ने खुद को बचाने के लिए, अपने भांजे का तो कत्ल कर ही दिया था, लिहाजा उसने खुद को बचाने के लिए परिवार से भी पूरा नाते अपने ख़त्म कर दिए, अपने सारे मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ कर दिए और चुपचाप हैदराबाद चला गया। लेकिन फ़िलहाल विजयन महाराणा पुलिस की गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे है और अपने अंजाम को भुगत रहा है। इस तरह के मामलात में दोस्तों हम ये देखा गया है कि कई बार रिश्ते ऐसे ज़िंदगी में मोड़ ले लेते हैं कि इंसान गलत हरकतें करने से, किसी क्राइम करने से भी ज़रा भी गुरेज नहीं करता, लेकिन वो ये भूल जाता है कि गलत का अंजाम जो होता है वो सिर्फ गलत ही होता है। विजयन महाराणा ने बहुत शातिराना अंदाज में अपने भांजे का कत्ल कर तो दिया था, लेकिन वो भी पुलिस की सलाखों से बच नहीं पाया, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया और इस वक्त वो जेल में है और अपने अंजाम को भुगत रहा है। इस खबर को हमारा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम आपको ये अलर्ट कर सकें कि कई बार रिश्ते इस तरह का खूंखार मोड़ भी ले लेते हैं। लिहाजा इस तरह की चीज़ों में पड़ने से पहले या किसी भी क्राइम को करने से पहले आप 100 बार सोचें, और जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो तो मामले को बातचीत से ही सुलझाएं, क्योंकि बातचीत से जो रास्ता निकल आता है वो कभी हिंसा से नहीं निकलता। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना लेकर हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।